नई दिल्ली में चल रहे इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के तीसरे दिन एक बेहद ही अहम और कूटनीतिक तकनीकी मुलाकात देखने को मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई से समिट के साइडलाइन में मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच आपको बता दें कि भारत और गूगल के बीच एआई सहयोग को और मजबूत बनाने पर चर्चा हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुलाकात को खुशी का अनुभव बताते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, आपको बता दें पूर्व में ट्विटर पर पोस्ट साझा किया है। उन्होंने लिखा है कि उन्होंने सुंदर पिचाई के साथ भारत में एआई की तेजी से हो रही प्रगति, भारतीय छात्रों और प्रोफेशनल्स की टैलेंट और गूगल के साथ भविष्य में सहयोग की संभावनाओं पर बातचीत की। पीएम मोदी ने कहा कि भारत में एआई का परिवर्तनकारी शक्ति बनकर साफ तौर पर उभार है वो देखने को मिला है और गूगल जैसे वैश्विक टेक लीडर्स के साथ साझेदारी से इसके अवसर और व्यापक होंगे। वहीं सुंदर पिचाई ने भी इस मुलाकात को प्रेरणादायक बताया। उन्होंने अपने पोस्ट में कहा कि पीएम मोदी से मिलना शानदार अनुभव रहा और इस दौरान भारत में हेल्थ, एग्रीकल्चर, लैंग्वेज सपोर्ट और अन्य प्रमुख क्षेत्रों में एआई के उपयोग पर चर्चा हुई। पिचाई ने कहा कि गूगल भारत के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और एआई आधारित नवाचारों में अहम भूमिका निभाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस समिट का उद्देश्य केवल नीतिगत चर्चाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका फोकस व्यवहारिक सहयोग और टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप को मजबूत करने पर है। भारत तेजी के साथ आईटी और एआई सेक्टर में निवेश बढ़ा रहा है ताकि रोजगार के अवसर पैदा होंगे, युवाओं को लगातार मौके मिलेंगे और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा एआई प्रोडक्ट्स विकसित किए जा सकेंगे। पीएम मोदी ने इस अवसर पर कहा कि एआई के जरिए भारत अपने टैलेंटेड युवाओं को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर अवसर देना चाहता है। उन्होंने ये भी दोहराया कि एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल केवल बड़े मॉडल और एडवांस सिस्टम तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे स्थानीय जरूरतें और सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए भी अपनाया जाना चाहिए। सुंदर पिचाई की भारत यात्रा सिर्फ समिट तक सीमित नहीं रही। इस दौरान गूगल ने अपने सालाना डेवलपर कॉन्फ्रेंस गूगल 2026 की तारीखों का ऐलान किया। यह कार्यक्रम 19 और 20 मई को कैलिफोर्निया में आयोजित किया जाएगा। यह ऐलान इस बात का संकेत है कि गूगल भारत को अपना ग्लोबल एआई इकोसिस्टम का अहम हिस्सा मानता है। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में अब तक की आपको बता दें कि दुनिया भर के प्रमुख एआई विशेषज्ञ, टेक कंपनियों के सीईओ और विभिन्न देश के सरकारी प्रतिनिधि हिस्सा ले चुके हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर आरक्षण का मुद्दा चर्चा में है। इस बार बहस केवल सियासत तक सीमित नहीं है, बल्कि संविधान और कानून के दायरे में पहुंच गई है। देवेंद्र फडणवीस सरकार ने मुस्लिम समुदाय को दिए जा रहे 5% आरक्षण को समाप्त करने का फैसला लिया है। सामाजिक न्याय विभाग ने देर रात एक सरकारी संकल्प जारी करते हुए वर्ष 2014 के उस आदेश को औपचारिक रूप से रद्द कर दिया, जिसके तहत शैक्षणिक संस्थानों, सरकारी, अर्ध सरकारी नौकरियों में मुस्लिम समुदाय को 5% आरक्षण दिया जा रहा था। सरकार का कहना है कि निर्णय अदालतों के निर्देश और मौजूदा कानून की स्थिति के अनुरूप लिया गया है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि यह कदम किसी राजनीतिक लाभ या फिर हानि को ध्यान में रखकर नहीं, बल्कि संवैधानिक दायित्व के तहत उठाया गया। गौरतलब है कि वर्ष 2014 में तत्कालीन कांग्रेस एनसीपी सरकार ने चुनाव से ठीक पहले मराठा समुदाय को 16% और मुस्लिम समुदाय को 5% आरक्षण देने की घोषणा की थी। उसी समय इस फैसले को चुनावी रणनीति और तुष्टीकरण की राजनीति से जोड़कर देखा गया था। बता दें कि बाद में इस पर कानूनी सवाल उठे, मामला अदालत पहुंचा। अब वर्तमान सरकार ने अदालतों के फैसले और संवैधानिक बाध्यताओं का हवाला देते हुए उस आदेश को निरस्त कर दिया। सरकार का तर्क है कि धर्म के आधार पर आरक्षण संविधान की मूल भावना के अनुरूप नहीं है और न्यायपालिका को स्पष्ट रूप से बाद में रखना जरूरी है। इस फैसले पर विपक्ष ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने इसे अल्पसंख्यक विरोधी कदम बताते हुए समुदाय के साथ अन्याय करार दिया। वहीं सरकार समर्थकों का कहना है कि कानून का पालन करना किसी भी लोकतांत्रिक सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है, न कि वोट बैंक की राजनीति। सरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि पात्र और जरूरतमंद वर्गों के लिए संविधान में पहले से मौजूद प्रावधान लागू रहेंगे और किसी भी योग्य छात्र या अभ्यर्थी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। राजनीतिक बयानबाजी के बीच एक तथ्य स्पष्ट है कि राज्य सरकार ने आंदोलन के फैसले के अनुरूप कदम उठाते हुए खुद को संवैधानिक दायरे में रखा। आने वाले दिनों में यह मुद्दा अदालत से लेकर विधानसभा तक गूंज सकता है, लेकिन फिलहाल सरकार का संदेश साफ है, नीति कानून के अनुसार चलेगी, न कि राजनीतिक दबाव में। तो आगे बढ़ते हैं खबरों में। इसी बीच एक और महत्वपूर्ण जानकारी है। आपको बता दें कि मुंबई की सियासत में उस वक्त हलचल तेज हो गई जब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे और मुख्यमंत्री, आपको बता दें कि जो उप मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा भी यहां पर बातचीत देखने को मिली है, मुलाकात हुई है। यह बैठक ऐसे समय में हुई है जब मुंबई महानगर पालिका चुनाव और आगामी राजनीतिक समीकरणों को लेकर अटकलों का बाजार गर्म हो गया। इस मुलाकात को महज औपचारिक शिष्टाचार भेंट माना जा रहा है, फिर किसी नई रणनीतिक
साझेदारी को शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है। इसको लेकर सियासी गलियारों में चर्चा तेज है। दोनों नेताओं की मुंबई की राजनीति में मजबूत पकड़ मानी जाती है। ऐसे में उनकी मुलाकात को बेहद अहम माना जा रहा है। फिलहाल इस बैठक को लेकर दोनों पक्षों की ओर से कोई आधिकारिक बयान तो नहीं आया है। सूत्रों के मुताबिक बैठक में मुंबई महानगरपालिका चुनाव गठबंधन की संभावनाओं और राज्य की राजनीतिक स्थिति पर चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है। राज ठाकरे की मनसे और एकनाथ शिंदे की शिवसेना शिंदे गुट दोनों ही मुंबई में प्रभावशाली मानी जाती हैं। ऐसे में यदि दोनों दल किसी साझा रणनीति पर आगे बढ़ते हैं तो इसका असर सीधे तौर पर मुंबई की राजनीति और सत्ता समीकरणों पर साफ तौर पर पड़ेगा। इस मुलाकात के बाद राजनीतिक हलकों में यह सवाल जोर पकड़ रहा है कि क्या आने वाले समय में मुंबई की राजनीति में कोई बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। फिलहाल इस रहस्यमय मुलाकात को लेकर सभी की निगाहें दोनों नेताओं के अगले कदम पर टिकी हैं। पुणे जिले के भिगवान थाना क्षेत्र में अपहरण की एक गंभीर घटना सामने आई। पुलिस में दर्ज शिकायत के अनुसार दो युवकों ने दोपहिया वाहन पर जा रही एक महिला और उसकी बेटी और बेटे को रोककर कथित रूप से मिर्ची पाउडर, लाल चटनी आंखों में डाल दी, जिससे वे असहाय हो गए। इसके बाद आरोपियों ने 21 वर्षीय युवती का अपहरण कर लिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज किया। जिले में नाकेबंदी शुरू कर दी। टोल नाकों, प्रमुख मार्गों और प्रवेश बिंदुओं पर चेकिंग शुरू हो गई। युवती की तलाश के लिए विशेष टीमें गठित कर दी गई हैं, जो लगातार कई ठिकानों पर दबिश दे रही हैं। इस घटना के बाद इलाके में तनाव की स्थिति है। कुछ संगठनों द्वारा पुणे सोलापुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर विरोध प्रदर्शन किया गया। इसके कारण यातायात प्रभावित हुआ। प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर टायर जलाकर मार्ग अवरुद्ध कर दिया, जिससे दोनों ओर से वाहनों की लंबी कतारें लग गई। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद स्थिति को नियंत्रित किया गया है और यातायात बहाल कर दिया गया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि घटना की गंभीरता को देखते हुए सभी पहलुओं से जांच की जा रही है। आरोपियों की पहचान कर ली गई है और उसकी गिरफ्तारी के प्रयास तेज हो गए हैं। साथ ही युवती को सकुशल बरामद करने के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। फिलहाल पूरे क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई है। पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। पश्चिम बंगाल दौरे पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को नदिया जिले के मायापुर स्थित इस्कॉन मुख्यालय का दौरा किया। यह दौरा पूरी तरीके से पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत संपन्न हुआ। सुबह अमित शाह कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंचे, जहां उनका आपको बता दें कि स्वागत जो है प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने किया। इसके बाद शाह हेलीकॉप्टर के जरिए जिले के कृष्णानगर पहुंचे हैं और वहां से मायापुर स्थित इस्कॉन मुख्यालय रवाना हुए। मायापुर पहुंचने पर गृहमंत्री ने मंदिर में पूजा अर्चना की, संतों और श्रद्धालुओं से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने भक्तों को संबोधित करते हुए कहा कि वे यहाँ भारत के गृहमंत्री के रूप में नहीं बल्कि चैतन्य महाप्रभु के एक भक्त के रूप में आए हैं। उन्होंने कहा कि आपने मुझे गृहमंत्री के रूप में संबोधित किया, लेकिन मैं ये यहाँ पर उस रूप में नहीं आया हूँ। मैं एक साधारण भक्त बनकर आया हूँ। इस पवित्र धाम में यहाँ पर पहुंचा हूँ। शाह ने यह भी कहा कि मायापुर आने की इच्छा लंबे समय से थी, लेकिन परिस्थितियों के चलते ये संभव नहीं हो पा रहा था। अपने संबोधन में अमित शाह ने कहा कि आज दुनिया भर में फैल रहा इस्कॉन आंदोलन स्वामी प्रभुपाद और उनके गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के जीवन, साधना और समर्पण का ही परिणाम है। उन्होंने कहा कि प्रभुपाद की आध्यात्मिक दृष्टि और अथक प्रयासों से सनातन धर्म और श्रीमद् भगवद गीता का संदेश विश्व के कोने कोने तक पहुंचा है। इस्कॉन ने न केवल आध्यात्मिक जागरण किया, बल्कि युवाओं को भी भारतीय संस्कृति और मूल्यों से जोड़ने का काम किया। गृहमंत्री ने कहा कि इस्कॉन ने गीता आंदोलन को जीवित बनाए रखने और लोगों को धर्म, सेवा और करुणा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। उन्होंने मातुओ समुदाय के योगदान का भी तारीफ की और कहा कि इस समुदाय ने सामाजिक समरसता, शिक्षा और सेवा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसे धार्मिक दौरे के साथ साथ अमित शाह का ये प्रवास राजनीतिक दृष्टि से अहम माना गया। पश्चिम बंगाल में आगामी चुनावों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने राज्य को 6 जोन में बांटकर परिवर्तन यात्रा निकालने की रणनीति बनाई है। ये यात्राएं मार्च महीने में आयोजित होंगी, जिनका नेतृत्व नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी, प्रदेश अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष, सांसद लॉकेट चटर्जी, विधायक अग्निमित्रा पॉल और केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार करेंगे। इस यात्रा को वरिष्ठ केंद्रीय नेता हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। परिवर्तन यात्राओं का समापन कोलकाता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विशाल जनसभा के साथ होगा। भाजपा का लक्ष्य इन युवाओं के जरिए राज्य के हर हिस्से में संगठन को मजबूत करना और जन समर्थन हासिल करना है। कुल मिलाकर अमित शाह का मायापुर दौरा जहां एक और आध्यात्मिक आस्था से जुड़ा है, तो वहीं दूसरी ओर इसके राजनीतिक मायने काफी महत्वपूर्ण है। इस दौरे के दौरान भाजपा की आगामी चुनावी रणनीति का जो हिस्सा है वो काफी महत्वपूर्ण साबित होगा।
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन बुधवार को एक दिवसीय दौरे पर असम पहुंचे। उनका ये दौरा आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। डिब्रूगढ़ हवाई अड्डे पर पहुंचते ही पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने डिब्रूगढ़ में आयोजित नागरिक सम्मेलन और पार्टी संगठन की बैठक में भाग लिया। कार्यकर्ताओं को चुनावी रणनीति को लेकर दिशा निर्देश दिए। डिब्रूगढ़ में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए नितिन नबीन ने कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने दशकों तक असम का इस्तेमाल केवल वोट बैंक की राजनीति के लिए किया। राज्य के विकास को कभी प्राथमिकता दी ही नहीं गई। नितिन नबीन ने कहा कि कांग्रेस के पास ना तो कोई स्पष्ट नीति थी, ना ही असम को आगे बढ़ाने का इरादा और ना ही सुशासन देने की काबिलियत। इसी वजह से असम लंबे समय तक विकास से वंचित रहा। उन्होंने आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने असम की सांस्कृतिक पहचान, सुरक्षा और जनहित के मुद्दों की अनदेखी की। भाजपा अध्यक्ष ने राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासन के दौरान देश की सीमाएं असुरक्षित थीं, कश्मीर में स्थिति खराब थी। कांग्रेस के राज में कश्मीर में पाकिस्तान का झंडा लहराया जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र में भाजपा सरकार बनने के बाद तस्वीर बदली। आज भारत की सीमाएं सुरक्षित हैं, देश आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ा। उन्होंने कहा कि नितिन नबीन ने असम में भाजपा सरकार के कार्यों की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है और अवैध घुसपैठ के खिलाफ सख्त कदम उठाए गए। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश से बाहर निकालकर असमियाई लोगों के अधिकारों की रक्षा कर रही है। इसी वजह से कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल बेचैन हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आग्रह किया है कि वे सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाएं और लोगों को भाजपा के विकास मॉडल से जोड़ें। चुनावी लक्ष्य को नितिन नबीन ने कार्यकर्ताओं को कड़ा संदेश दिया। कहा कि मैं असम चुनाव में साधारण जीत से खुश नहीं हो जाऊंगा। मेरे लक्ष्य है कि हर बूथ पर भाजपा को कम से कम 50% वोट मिले। उन्होंने इसे चुनौती के रूप में लेते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं से पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरने का आह्वान किया। नितिन नबीन ने कहा कि संगठन की मजबूती ही भाजपा की सबसे बड़ी ताकत है और कार्यकर्ताओं के समर्पण से ही लक्ष्य हासिल होगा। भाजपा अध्यक्ष ने संगठनात्मक समीक्षा बैठक में आगामी चुनावों की रणनीति पर भी विस्तार से चर्चा की। उन्होंने बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने, मतदाता सूची के सत्यापन, नए मतदाताओं से संपर्क, सोशल मीडिया के प्रभावी उपयोग पर विशेष जोर दिया। इसके साथ ही उन्होंने कार्यकर्ताओं से अनुशासन, समन्वय और सकारात्मक राजनीति के साथ जनता के बीच जाने की साफ तौर पर अपील कर दी। नितिन नबीन ने इस दौरे के दौरान भाजपा के चुनावी अभियान की औपचारिक शुरुआत तो की ही है। पार्टी नेतृत्व का मानना है कि असम में विकास, सुरक्षा, पहचान के मुद्दों पर भाजपा को जनता का समर्थन मिला। ऐसे में संगठन को और मजबूत कर भाजपा एक बार फिर राज्य में बड़ी जीत हासिल करने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है। कुल मिलाकर नितिन नबीन का यह दौरा भाजपा के लिए रणनीतिक रूप से काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है। आज का वो समय है, हम लोग को ध्यान में होना चाहिए। बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। लोग कह रहे हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को क्यों बाहर करना चाहिए। मैं उनसे पूछता हूं, क्या असम के लोगों का हक छीनने का हक है आपको? क्या असम के लोगों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, जहां यहां के संसाधनों का जो हक असम के लोगों का होना चाहिए था, क्या आपने बांग्लादेशी लोगों को देने का ठेका ले लिया है? क्या बांग्लादेश के चंद वोट की बैंक की खातिर आपने असम के लोगों के हितों की समझौता किया है? मैं खुश हूं और मैं बधाई देता हूं यहां के मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने असम के लोगों को चुना, न कि वोट बैंक की राजनीति को चुना। और असम के लोगों को निश्चित रूप से असम का जो हक है, जो यहां के संसाधनों पे, यहां के योजनाओं पे जो उनका हक है, वो हक दिलाने का संकल्प लिया। और यही कारण है कि आज पूरी कांग्रेस बेचैनी में है। और इसका असर तो यही नहीं हो रहा है मित्रों। अभी हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि असम का ये जो बांग्लादेशी घुसपैठ निकालने का कार्यक्रम जो चल रहा है, उसका असर यही नहीं, बंगाल में भी हो रहा है, केरल में भी हो रहा है। पूरा देश अब इस मिशन के साथ जुड़ गया है। वाले विधानसभा चुनाव से पहले बता दें कि सियासी हलचल तेज हुई। तमाम दल अपने अपने गठबंधन समीकरण मजबूत करने में जुटे हैं। इसी बीच बसपा सुप्रीमो मायावती ने बड़ा और स्पष्ट राजनीतिक संदेश देते हुए ऐलान किया, पार्टी इस बार किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं होगी और अकेले ही अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। उनके इस फैसले से न केवल समाजवादी पार्टी को झटका लगा, बल्कि प्रदेश की राजनीति में नए समीकरण बनने के संकेत साफ तौर पर मिलते हुए नजर आए। मायावती ने लखनऊ में जारी एक प्रेस बयान में कहा कि गठबंधन की राजनीति बसपा के लिए फायदेमंद नहीं है, बल्कि नुकसानदेह साबित होती है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि पिछले अनुभवों के आधार पर पार्टी ने यह निष्कर्ष निकाला है कि गठबंधन से बसपा का जनाधार कमजोर होता है और पार्टी का वोट अन्य दलों के खातों में चला जाता है। ऐसे में 2027 के चुनाव से बसपा पूर्ण बहुमत के लक्ष्य के साथ अकेले मैदान में उतरेगी। बसपा प्रमुख ने सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि
और पार्टी को लेकर भ्रामक, फर्जी और एआई जनरेटेड बयान फैलाए जा रहे हैं, जिससे जनता और कार्यकर्ताओं को गुमराह किया जा रहा है। कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वैसे किसी भी संदेश पर भरोसा ना करें और केवल पार्टी के आधिकारिक बयानों की ही जो बात सामने आ रही है उसको मानें। मायावती ने चेतावनी दी है कि फर्जी प्रचार करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। मायावती ने 2007 का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय बसपा ने अकेले दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी और वही मॉडल एक बार फिर दोहराया जाएगा। उन्होंने कहा कि गठबंधन की राजनीति से अन्य दलों को फायदा हुआ है, लेकिन बसपा को कभी लाभ नहीं मिला, इसलिए पार्टी ने इस बार पूरी तरीके से स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। उन्होंने भाजपा, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा, आरोप लगाया कि ये दल दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदायों को केवल राजनीतिक इस्तेमाल के लिए याद करते हैं, जबकि बसपा ही इन वर्गों को वास्तविक प्रतिनिधित्व उनको देती है। मायावती ने कहा कि पार्टी ने अपने कई उम्मीदवारों की घोषणा पहले ही कर दी है और संगठनात्मक स्तर पर पूरी तैयारी चल रही है। राजनीतिक विशेषज्ञों के मुताबिक मायावती के इस ऐलान से अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूले को झटका लगा है। सपा को उम्मीद थी कि बसपा के साथ संभावित गठबंधन से वह 2027 में मजबूत चुनौती पेश कर पाएगी, लेकिन मायावती के इस फैसले ने इन अटकलों पर विराम लगाया। जहां एक और एनडीए ने अपने सहयोगियों के साथ लगभग गठबंधन तय कर लिया, तो वहीं विपक्षी खेमे ने यह फैसले नए सिरे से रणनीति बनाने के लिए मजबूर वो यहाँ पर हालात पैदा कर दिए। मायावती का ऐलान साफ संकेत देता है कि बसपा अपने पारंपरिक वोट बैंक को फिर से मजबूत करने और स्वतंत्र राजनीतिक पहचान स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। कुल मिलाकर मायावती का यह कदम यूपी की राजनीति में बहुत बड़ा मोड़ साबित होगा, जिसका असर आगामी चुनावों में साफ तौर पर देखने को मिलेगा। किसी न किसी बहाने बीएसपी के बारे में ये चर्चा है कि उत्तर प्रदेश में पार्टी विधानसभा का होने वाला अगला चुनाव गठबंधन में लड़ेगी। इसकी ये आम चर्चा है, जो विशुद्ध रूप से लोगों को गुमराह करने की नीयत वाला ये फेक न्यूज है। अर्थात ये बिल्कुल गलत, झूठ, हवाई में मनगढ़ंत खबर है तथा ऐसे में नेताओं के साथ साथ मीडिया को भी इस प्रकार की कटी पतंग जैसी उड़ान भर के अपना मजाक खुद उड़ाने से जरूर बचना चाहिए। जबकि इसके बारे में, अर्थात अकेले अपने बलबूते पर चुनाव लड़ने के बारे में बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा, मेरे द्वारा खुद एक बार नहीं बल्कि कई बार सार्वजनिक तौर पर तथा खास तौर से दिनांक 9 अक्टूबर सन 2025 को बीएसपी के जन्मदाता एवं संस्थापक मान्यवर श्री कांशीराम जी के पुण्यतिथि के मौके पर लखनऊ में आयोजित विशाल महारैली में भी इसकी खुली घोषणा की गई है, जिसकी पूरे देश भर में चर्चा होने के बाद अब ऐसी किसी भी चर्चा व बहस आदि की कोई संभावना नहीं बची है। लेकिन फिर भी कुछ लोग और कुछ मीडिया भी इनकी घिनौनी साजिश में पड़कर इस प्रकार की फर्जी उड़ान भरकर अपना समय और इमेज दोनों बर्बाद करते हैं, तो इसे फिर बीएसपी विरोधी हथकंडा ही माना जाएगा, जिस पर लोगों को ध्यान देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये जो उल्टी पुल्टी गलत जो खबरें देते रहते हैं अलायंस को लेकर, तो इस पर लोगों को ध्यान देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वैसे भी बीएसपी के लोगों को ये अच्छी तरह से मालूम है कि कांग्रेस, सपा व भाजपा आदि इन पार्टियों की सोच संकीर्ण व परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विरोधी होने के कारण इनका अम्बेडकरवादी बीएसपी से गठबंधन करने की नीति केवल इनके वोटों का राजनीतिक व चुनावी स्वार्थ है तथा इनसे गठबंधन करने से बीएसपी को केवल नुकसान ही नुकसान होता है, फायदा नहीं। और इसलिए बीएसपी के लोग अपने 2027 के मिशन में अकेले ही पूरे जी जान से लगे हुए हैं, जिस पर से उन लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ही इस प्रकार की घिनौनी साजिशें ये लोग करते रहते हैं। ऐसे में पार्टी के सभी लोगों से यही अनुरोध है
कि वे ऐसी अनर्गल व मनगढ़ंत बातों पर कतई भी ध्यान न दें और वे हाथी की मस्त चाल चलते रहे तथा सन 2007 की तरह अकेले ही ये चुनाव लड़कर फिर से बीएसपी की पूर्ण बहुमत की अपनी सरकार जरूर बनाए। इसी प्रकार बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के साथ साथ विशेषकर सुरक्षा खतरों के मद्देनजर दिल्ली में पहले की तरह का टाइप 8 का नया बंगला काफी लंबे समय के बाद अभी हाल ही में अलॉट होने के बारे में भी जो गलत व गुमराह करने वाली बीएसपी को नुकसान पहुंचाने की बातें षड्यंत्र के तहत प्रचारित की जा रही है, उससे भी लोगों को अति सावधान रहने की जरूरत है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मोवा स्थित सनातन भवन परिसर में विशाल सतनाम सद्भाव पदयात्रा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने पूजा अर्चना कर पदयात्रियों को पावन गिरोधपुरी धाम के लिए रवाना कर दिया है। बता दें कि मुख्यमंत्री ने पवित्र जैतखाम की पूजा कर गुरु घासीदास बाबा का स्मरण किया और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरु घासीदास बाबा का संदेश मनखे एक समान समाज में समरसता, भाईचारा और सामाजिक एकता को मजबूत करता है। ये पदयात्रा 18 से 22 फरवरी तक आयोजित की जाएगी, जिसका उद्देश्य सामाजिक सद्भाव और एकता का संदेश जन जन तक पहुंचाना है। सबसे पहले परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी के चरणों में मैं सत सत नमन करता हूं और आज बड़ा सौभाग्य का विषय है छत्तीसगढ़ के लिए कि हमारे प्रदेश के जो मंत्री हैं गुरु खुशवंत साहब और सतनाम समाज के जो पदाधिकारी हैं उनके नेतृत्व में रायपुर से लेकर गिरोधपुरी तक 5 दिवसीय सतनाम सद्भाव पदयात्रा का शुभारंभ आज यहाँ पर हुआ है। और जिस तरह से पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी पूरे मानव समाज को मनखे एक समान का संदेश दिए थे और समाज सुधार का काम भी किए थे, उन सब बातों को गुरु खुशवंत साहब 5 दिन की यात्रा में लोगों के बीच में रखेंगे। बीच बीच में रात्रि विश्राम भी है, वहां पर समरसता भोज वगैरह का भी आयोजन है। तो बहुत अच्छा इस पदयात्रा का एक माहौल बनेगा पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर में। भारत निर्वाचन आयोग ने राज्यसभा चुनाव 2026 की आधिकारिक तारीखों का ऐलान कर दिया है। देश के 10 राज्यों में कुल 37 सीटों पर मतदान होगा, जिसमें छत्तीसगढ़ की 2 सीटें शामिल हैं। ये दोनों सीटें अप्रैल 2026 में रिक्त हो रही हैं। बता दें कि चुनाव कार्यक्रम के अनुसार 16 मार्च को मतदान होगा और उसी दिन मतगणना भी कर दी जाएगी। छत्तीसगढ़ में जिन 2 राज्यसभा सीटों का कार्यकाल पूरा हो रहा है, उनमें सांसद फूलोदेवी नेताम और केटीएस तुलसी शामिल हैं। राजनीतिक समीकरणों को देखते हुए माना यह जा रहा है कि एक सीट बीजेपी और एक सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि दोनों प्रमुख दल किन नेताओं को राज्यसभा भेजते हैं। इसको लेकर प्रदेश की सियासत में हलचल काफी तेज है। तो आगे बढ़ते हैं खबरों में। तंजानिया में सोने की खदान में पार्टनर बनाने के नाम पर रायपुर के कारोबारियों से करीब 2 करोड़ रुपए की ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय ठग को रायपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी यश राजेश शाह को मुंबई एयरपोर्ट से हिरासत में ले लिया गया है, जहां वह वियतनाम फरार होने की कोशिश कर रहा था। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने रायपुर के कारोबारी समर्थ और उनके जीजा मुकुल चोपड़ा को तंजानिया में सोने की खदान में 50% हिस्सेदारी का लालच देकर करीब 1 करोड़ 90 लाख रुपए का निवेश कराया। आरोपी ने खुद को तंजानिया में सोने की खदान का संचालक बताते हुए दोनों को वहां ले जाकर खदान भी दिखा दी। जांच में यह सामने आया कि आरोपी ने खदान के संचालन, खनन अधिकारी और निवेश से जुड़ी जानकारी फर्जी दस्तावेजों के जरिए पेश कर दी थी। रकम जमा होने के बाद उसका व्यवहार बदल गया और उससे जुड़ी हुई फर्म से जुड़ी जानकारी देने से उसने इनकार किया।
पीड़ितों को जब ये शक हुआ कि मामला गड़बड़ है तो उन्होंने जांच कराई और पता चला कि यश शाह के पास तंजानिया में किसी भी खदान में खनन का कोई अधिकार नहीं है। उसने जाली दस्तावेज तैयार कर योजनाबद्ध तरीके से ठगी को अंजाम दिया था। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है और पुलिस को आशंका है कि उसने इसी तरीके से कई लोगों को ठगा है। मामले की फिलहाल जांच हो रही है। ये मामला ऐसा है कि इसमें यहाँ पे रायपुर के दो व्यापारी उन्होंने मुंबई के एक और व्यक्ति के थ्रू तंजानिया में गोल्ड माइंस में इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ पैसे दिए थे और चूंकि ये एक धोखाधड़ी का मामला था, वो व्यक्ति अपने प्रोमिसेस को पूरा नहीं कर पाया। इनको ले जाके वहाँ गोल्ड माइंस के साइट पे घुमाया भी गया था, बट जब उसमें अर्निंग की या प्रॉफिट शेयरिंग की बातें आने लगी तो वो बंदा जिसने इनको इन्वेस्टमेंट कराया था वो मुकरने लगा। तो इसके तहत सिविल लाइन थाने में इसके खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया था और उसमें आरोपी को मुंबई से गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पे भेज दिया गया है। तालावाड़ क्षेत्र में उस समय हड़कंप मचा है जब एक स्टोन क्रशर परिसर में 19 वर्षीय युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। मृतक की पहचान विकास कुमार पुत्र किरण कुमार निवासी सालावाल के रूप में हुई। आपको बता दें कि ये स्टोन क्रशर में ट्रैक्टर चालक के रूप में कार्यरत था। अचानक हुई घटना से पूरे इलाके में हड़कंप है। घटना की जानकारी तब सामने आई जब मौके से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इसके बाद बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौके पर जुट गए और पुलिस को सूचना दी गई। बता रहे हैं कि सूचना मिलते ही राजबन पुलिस चौकी और परूवाला थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की और फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया। प्रारंभिक जांच में मौत के कारणों का स्पष्ट पता तो नहीं चल पाया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असली कारणों का खुलासा होगा। फिलहाल सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच हो रही है। पुलिस ये भी जांच कर रही है कि घटना दुर्घटना या इसके पीछे कोई और अन्य कारण है। इस घटना के बाद मृतक के परिजनों को रो रो कर बुरा हाल है। पूरे गाँव में फिलहाल मातम की लहर है। पुलिस लगातार आश्वासन दे रही है कि निष्पक्ष जांच होगी।